बासंतपुर गांव में माधव अपनी पत्नी सुमित्रा और 10 साल के बेटे अजय के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। गांव में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते थे। माधव के माता-पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए उसने बहुत छोटी उम्र में ही मेहनत करना सीख लिया था। कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी साहूकार के यहाँ छोटा-मोटा काम, तो कभी लकड़ियां काटकर बेचने का काम। जैसे भी हो सके, वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सुमित्रा गांव के बड़े जमींदार सेठ रामलाल के घर सफाई का काम करती थी। मेहनत तो बहुत थी, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। फिर भी दोनों किसी तरह गुजारा कर ही रहे थे। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि मिट्टी तक जलने लगी थी। गांव के तालाब और कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। लेकिन इस बार गर्मी के बीच ही अचानक बारिश होने लगी। बारिश राहत के बजाय संकट लेकर आई। लोग सोच रहे थे कि बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह तो लगातार होती जा रही थी। खेतों में पानी भर गया था। मिट्टी की दीवारों वाले घरों की छतें टपकने लगी थीं और गांव की कच्ची सड़कों पर कीचड़ और पानी भर गया था। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रहे हैं अजय के पापा, इस साल गर्मी भी जान निकाल रही थी और अब ये लगातार बारिश भी आफत बन गई है। घर की दीवारें तक नमी से गलने लगी हैं और छत से पानी टपक रहा है। इतनी उमस और भीगने की वजह से बच्चे भी बीमार पड़ने लगे हैं। न खाना सही से बन पा रहा है, न कपड़े सुखाने की जगह मिल रही है। हाँ सुमित्रा, इस बार मौसम कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गया है। खेतों में फसलें बर्बाद हो रही हैं और मजदूरी का काम भी ठप पड़ा है। किसान बेचारे परेशान घूम रहे हैं कि अब किया क्या जाए। फसलें गलने लगी हैं और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी नमी के कारण खराब हो सकता है। ऊपर से कोई काम नहीं मिल रहा जिससे घर चल सके। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कें कीचड़ से भर गई हैं और काम पर जाने का भी कोई उपाय नहीं बचा है। गांव के बाजार में जाने के लिए जो रास्ता था, वहां घुटनों तक पानी भर गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो न जाने कितने लोग भूख से बेहाल हो जाएंगे। सुमित्रा और माधव आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अजय अपने पिता से बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर जाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप कैसे काम करते हैं, फसलें कैसे उगती हैं और खेत में कितना मेहनत करनी पड़ती है। नहीं बेटा, बाहर बहुत गर्मी और उमस है। ऊपर से लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में खेत पर जाना ठीक नहीं है। रास्ते कीचड़ से भर गए हैं, पानी भरा हुआ है और वहां काम करना भी मुश्किल हो गया है। तुम घर में ही रहो, अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। लेकिन बाबा, मुझे भी खेत में जाना है। प्लीज ले चलो ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप और बाकी किसान कैसे काम करते हैं। मैं आपकी मदद भी करूँगा, बस एक बार ले चलो। अजय, जिद मत करो बेटा। अगर बाहर गए, भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। इस उमस और बारिश में लोग पहले ही बीमार हो रहे हैं और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम इतने पैसे भी नहीं जुटा पाए हैं कि तुम्हारी दवा करा सकें। घर का राशन भी खत्म होता जा रहा है। सुमित्रा, ये क्या सुन रहा हूँ? राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आखिर इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? माधव, मैं क्या बताती। हर रोज सोचती थी कि तुम्हें बताऊं, लेकिन तुम्हारी परेशानियां देखकर चुप रह जाती थी। तुम पहले ही काम को लेकर परेशान रहते हो, ऊपर से ये चिंता भी देने का मन नहीं हुआ। लेकिन घर में राशन तो होना चाहिए था। अब क्या बचा है? घर में आटा सिर्फ 2 दिन का बचा है। दाल भी पूरी खत्म हो चुकी है। सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं है। बस आलू प्याज से किसी तरह काम चला रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो कुछ इंतजाम हो जाएगा। इसी आस में चुप रही। अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या? और ऊपर से अगर अजय बीमार पड़ गया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। हाँ, और अब तो बारिश के कारण काम भी मिलना मुश्किल हो गया है। पहले ही इतने दिन से सूखा पड़ा था, जिससे फसल ठीक नहीं हुई और अब यह लगातार बारिश सब कुछ खराब कर रही है। अब और इंतजार नहीं कर सकता।
मैं कल सुबह ही सेठ जी से जाकर अपनी मजदूरी के पैसे मांगूंगा। अगर उन्होंने फिर से टालने की कोशिश की तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमें किसी भी हाल में घर चलाना है। माधव की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। ठंड और बारिश ने पहले ही हालात बदतर कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की खबर ने उसे और भी बेचैन कर दिया। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। आगे क्या होगा? अगले कुछ दिन कैसे कटेंगे? भूख से तड़पते अजय और सुमित्रा की ओर देखकर वह असहाय महसूस कर रहा था। वह मानो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर ठिठक जाते। तभी अजय, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, मासूमियत से बोल पड़ा। बाबा, अगर घर में राशन नहीं है तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं ना? जैसे पिछली बार आप गेहूं लाए थे और उससे रोटियां बनाई थी। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं ना? अगर अनाज नहीं है तो हम कुछ और खोज सकते हैं। बेटा, काश ऐसा हो सकता, लेकिन अब हमारे खेत में कुछ भी नहीं बचा। पिछली बार जो गेहूं लाए थे वह आखिरी बचत थी। उसे बेचकर ही तो हमने पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी पूरी तरह खराब हो रही है और ऊपर से ये लगातार चल रही ठंड और बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब खेत से कुछ लाने का सवाल ही नहीं उठता। माधव, मैं सोच रही थी, क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। अगर वह हमारी कुछ मदद कर दें तो कम से कम कुछ दिनों के लिए इंतजाम हो सकता है। हाँ, शायद यह सही रहेगा, लेकिन पता नहीं वह हमारी बात मानेंगे या नहीं। गांव के कई लोग पहले ही उनसे मदद मांग चुके होंगे। अगर हमें थोड़ा भी राशन मिल जाए तो कम से कम अजय को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगली सुबह माधव ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। गर्मी, उमस और खाली पेट की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। सुमित्रा को अजय का ध्यान रखने को कहकर वह सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। सड़कें धूल और कीचड़ से भरी थीं। चिलचिलाती धूप शरीर को झुलसा रही थी, लेकिन माधव रुका नहीं। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर, थके कदमों से सरपंच के दरवाजे पर पहुंचा। गहरी सांस लेकर ईश्वर को याद किया और हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। घर में राशन खत्म हो गया है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करेगा। माधव, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, तुम ही संभालो। तुम गरीबों की तो आदत बन गई है, जब मन किया चला आए भीख मांगने। जाकर मेहनत करो। ऐसा मत कहिए सरपंच जी। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, लेकिन इस बार हालात ने हमें बेबस कर दिया है। जलती धरती, तपती लू और बारिश के कहर ने हमें बर्बाद कर दिया। बस कुछ दिन का राशन मिल जाए तो हम संभल जाएंगे। चुप कर। गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, निकलो यहां से। सरपंच की बेरुखी सुनकर माधव का दिल बैठ गया। उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती की, सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतनी भयंकर गर्मी में हम भूख और लू से मर जाएंगे। सरपंच का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह नौकर को आवाज लगाता है, अरे रामू, इसे बाहर निकालो और आइंदा मेरे घर में इसे घुसने मत देना। रामू ने माधव को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। माधव भारी मन से जलते सूरज के नीचे तपती जमीन पर चलते हुए घर की ओर लौटा। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। जैसे ही वह घर पहुंचा, देखा कि सुमित्रा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। अजय घबराया हुआ उसके पास बैठा था। बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही। शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? सुमित्रा, कुछ बोलो ना, कुछ तो कहो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माधव, ये भीषण गर्मी और भूख ने मुझे तोड़ दिया है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। मुझे माफ कर दो। शायद अब मैं तुम्हारा और अजय का साथ नहीं निभा पाऊंगी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुमित्रा का हाथ कसकर पकड़ा, उसका चेहरा सहलाया और रोते हुए बोला,
नहीं सुमित्रा, ऐसा मत कहो। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तुम ठीक हो जाओगी। माधव, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी। मेरी सांसें अब थम रही हैं। तुम अजय का ख्याल रखना, उसे कभी भूखा मत सुलाना। माधव घबराकर तेज बारिश में भीगता हुआ बाहर भागा, पड़ोसियों को आवाज देने लगा, लेकिन लगातार होती मूसलाधार बारिश और कीचड़ से लथपथ रास्तों के कारण कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। चारों तरफ टपकती छतों की आवाज और बहते पानी की धाराएं गूंज रही थीं। माधव, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको अजय के लिए करना, उसे भूखा मत सुलाना। इतना कहकर सुमित्रा ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। नहीं सुमित्रा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास और कुछ नहीं बचा। तुम्हारे बिना तो यह घर भी घर नहीं रहेगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मैं अकेला कैसे जीऊंगा। माँ उठो ना, देखो मैं रो रहा हूँ, प्लीज उठ जाओ। अजय की मासूम आवाज और उमस भरी दोपहर की घुटन में माधव खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। तेज धूप के बीच उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अजय को कैसे समझाए। बाबा, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हम इतने बुरे थे? नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। ये सब किस्मत का खेल है। जाने कौन सा पाप था जो हमें इतनी बड़ी सजा मिली, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। वक्त बीतता गया, लेकिन सुमित्रा के जाने के बाद माधव और अजय के जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। घर की दीवारें तपती गर्मी में सूख कर दरारें देने लगीं। खाली चूल्हा, सूखी रोटियां और सुमित्रा की बची हुई निशानियां माधव को कई रातों तक सोने नहीं देती। बाबा, माँ क्यों चली गई? क्या हम उसे कभी वापस नहीं ला सकते? बेटा, माँ हमें छोड़कर नहीं गई। वह हमें ऊपर से देख रही है, लेकिन अब हमें और मजबूत बनना होगा। तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। यह कहते हुए माधव की आंखें भर आईं। उसने अजय को अपने सीने से लगाया, लेकिन अंदर से वह खुद पूरी तरह टूट चुका था। कुछ दिन और बीत गए। एक सुबह जब माधव अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, माथे से पसीना पोंछ रहा था, लू के थपेड़ों से बचने के लिए छांव तलाश रहा था, तभी गांव का जमींदार हरनाम सिंह अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। तपती जमीन पर पैर पटकते हुए वह रूखे स्वर में बोला, माधव, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? पूरे 6 महीने हो गए और अब तक एक पैसा भी नहीं लौट आया। अगर जल्दी ही पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा घर और खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। जमींदार की ये कड़वी बातें सुनकर माधव के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। तपती दोपहर में उसकी पेशानी से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। जमींदार साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस भीषण गर्मी में भी खेतों में जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया। बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मुझे बहाने मत सुनाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर 7 दिन में कर्ज नहीं लौट आया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह कहकर जमींदार वहां से चला गया। माधव के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। वह बैठकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। उसकी नजरें बार बार अपने बेटे अजय पर जा टिकतीं, जो घर के कोने में बैठा सूखे होठों से उसे देख रहा था। दिन गुजरते गए और माधव की चिंता बढ़ती जा रही थी। 7वां दिन करीब आ चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक एक दिन माधव का पुराना दोस्त मोहन गांव आया। वे बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले मोहन रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। जब मोहन माधव के घर पहुंचा तो उसने देखा कि माधव बेहद परेशान बैठा था। अरे माधव, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? माधव ने अपने दोस्त को सारी बात बता दी। जमींदार के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर मोहन का दिल पसीज गया। उसने बिना कोई देर किए अपने झोले से पैसे निकाले और माधव की ओर बढ़ाते हुए कहा, दोस्त, चिंता मत कर। दोस्ती का मतलब ही यही होता है। ये लो पैसे, जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो। मोहन की ये बात सुनकर माधव की आंखें भर आईं। वह भावुक होकर बोला, मोहन, तुमने आज मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
अगले ही दिन माधव जमींदार के घर पहुंचा और पूरा कर्ज चुका दिया। जमींदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने पैसे कहाँ से लाया माधव? सेठ जी, आपको आपका पैसा मिल गया ना? बस अब बाकी सवाल छोड़ दीजिए। इतना कहकर माधव वहां से चला गया, लेकिन रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिले जो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। वत्स, तुम्हारे चेहरे पर गहरी थकान और पीड़ा झलक रही है। तुम्हारी आत्मा दुखी है। माधव की आंखें नम हो गईं। महाराज, वर्षों पहले मेरी पत्नी इस संसार से चली गई। मेरा बेटा अपनी माँ को तरसता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी टूटी हुई दुनिया फिर से जुड़ जाए। साधु महाराज कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का मटका उठाया और माधव की ओर बढ़ाया। यह मटका तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। इसे अपने घर में उस स्थान पर रखना जहां तुम्हारी पत्नी की सबसे प्रिय वस्तुएं रखी थीं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना। जो भी विधि का विधान होगा वही घटेगा। माधव ने पूरी श्रद्धा के साथ मटका लिया और घर लौट आया। रात को जब चंद्रमा की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी, उसने मटके को सुमित्रा की पुरानी साड़ी के पास रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, अगर मेरी सच्चाई और मेहनत का कोई मूल्य है तो मेरी पत्नी को लौटा दो। मेरे बेटे को माँ की गोद चाहिए। धीरे धीरे मटके के पास हल्की सी रोशनी चमकने लगी। पूरे कमरे में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुमित्रा वहां खड़ी थी। सुमित्रा, क्या यह सच है? हाँ माधव, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और साधु महाराज के आशीर्वाद ने मुझे वापस बुला लिया। मैं भी तुम्हें और हमारे बेटे को बहुत याद करती थी। माधव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर था। यह सिर्फ एक सपना था। माधव की आंखें खुलते ही उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। सपना इतना सजीव था कि उसे लगा जैसे सुमित्रा सच में उसके पास थी। बाहर मौसम बेकाबू हो चुका था। तेज गर्मी से धरती झुलस रही थी और बारिश की अनिश्चित बूंदें राहत देने के बजाय बेचैनी बढ़ा रही थीं। कभी कभी बादल आते, बिजली चमकती, ठंडी हवा चलती और फिर अचानक सूरज की तपिश सब कुछ सुखा देती। इस उथल पुथल के बीच बसंतपुर के लोग बेहाल थे। अगली सुबह मोहन जैसे तैसे अपने काम पर निकल पड़ा। दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा और छोटे मोटे काम करके वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता रहा। धीरे धीरे महीने और फिर साल बीतते गए। संघर्ष जारी था, लेकिन अजय अब बड़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लालचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। अब मैं घर का खर्च चलाऊंगा। आप बस आराम कीजिए। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। इतनी कम उम्र में काम करना सही नहीं है। बाबा, अब आपकी मेहनत करने की उम्र नहीं रही। अब आपकी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। माधव भावुक हो गया। उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता अब खत्म हो रही थी। उसी शाम अचानक मौसम बदला। तेज हवाएं चलीं, काले बादल घिरे और पहली बारिश की बूंदें तपती धरती को ठंडक देने लगीं। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष भरे जीवन में नई उम्मीद की बौछार थी।